आज जो टॉपिक हम आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग बैलेंस शीट को स्टार्ट करेंगे। अब तक ये हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हमने आपके साथ पहली क्लास में फाइनल अकाउंट क्या होता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट P&L को डिस्कस करा। हमने अपनी अपनी सेकंड क्लास में, जिसमें इसके प्रैक्टिकल कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करें, और आज की क्लास में हम आपका बैलेंस शीट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम थियोरेटिकल कवर करेंगे और फिर हम आपको रियल बीजी सॉफ्टवेयर या टैली सॉफ्टवेयर या किसी अनादर सॉफ्टवेयर पे किस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम आपके साथ सीखेंगे बैलेंस शीट। अब मैंने आपके साथ अपना वही चैप्टर खोला, चैप्टर 17, जिसमें आज बैलेंस शीट का टॉपिक चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट होती क्या? अब अ स्टेटमेंट विच सेट आउट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म और एनी इंस्टीट्यूशनल एज इट अ सर्टेन डेट। लिखा है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो एक सर्टेन डेट को बनाई जाती है, जिसमें सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज होती है कि हमें कितनी लायबिलिटीज देनी है, हमें कितनी असेट्स हमारे पास है। उन चीजों को पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर है? बैलेंस शीट बेसिकली दो तरह की होती है। पहला होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरी होती है इन ऑर्डर ऑफ प्रीफिनेंस। ठीक है, तो इन दोनों को हमें ध्यान से सीखना। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी ज्यादा चलती है। तो अगर हम बात करें इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, बैलेंस शीट ऑफ रामलाल एंड कंपनी, आपको पता तो होगा बैलेंस शीट में सबसे पहले अगर हम लिक्विडिटी फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले आती है करंट लायबिलिटीज, फिर आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लास्ट में आती है कैपिटल। क्लियर है? तो अगर हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे पहले आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जानते हैं ना आप लोग? अगर मैं आप लोगों से उधार कोई माल खरीदने आऊंगा, आप मुझे जानते होगे तो मुझे उधार पर माल दे दोगे, लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते होगे तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप मुझसे राइटिंग में एक नोट्स लोगे, जिसपे लिखोगे कि अगर मैं इतने समय में पैसे नहीं दे पाता तो आप मुझे क्या करोगे, कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरा बैंक मेरे ब्याज से आपको पैसा देगा। तो उसके लिए जो एक नोट बनता है उसे बोलते हैं बिल्स पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स, यू नो वेरी वेल, जिससे हम उधार पर माल खरीदते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बैंक से अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल लिए, मुझे बैंक से 1 लाख रुपए लेने थे, लेकिन मैंने किसी को 1.5 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया, बैंक ने मेरे बिहाफ से उसे 1.5 लाख रुपए दे दिए, मतलब 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, तो उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये तीन चीजें सबसे पहले आएंगी। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ऐसी कोई लायबिलिटी जिसकी पेमेंट आप 1 साल बाद करते हो, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब जानते हो, जो मालिक कंपनी में जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी आती है ओपनिंग कैपिटल, फिर आता है नेट प्रॉफिट, फिर लेस आती है नेट ड्राइंग, नेट लॉस, और फिर क्या निकल जाती है आपकी ड्राइंग। कैसे निकालते हैं हम कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस नेट लॉस और लेस ड्राइंग, जो निकल के आती है वो कैपिटल कहलाती है। इसके बाद बात करें तो करंट असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेप्टर्स और क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर आते हैं, करंट असेट्स के अंदर आते हैं। फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, और इनटेंजिबल असेट्स में आपकी गुडविल और पेटेंट्स आते हैं। क्लियर है? आप इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी देखोगे तो पहले क्लोजिंग, फिर लॉन्ग टर्म और फिर कैपिटल। इधर असेट देखोगे तो करंट असेट, फिक्स असेट और इंटेंजिबल असेट। और अगर आप दूसरा मेथड देखोगे तो पहले कैपिटल आ जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएगी और फिर आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आएगी। अगर देखोगे तो यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स आ जाएगी, फिक्स असेट्स और फिर करंट असेट्स। क्लियर? यही फॉर्मेट आप चाहो तो यहाँ से कर लो। क्लियर है? ये था बैलेंस शीट का ओवरव्यू। लेकिन अब मैं आपको बैलेंस शीट में कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको पता होनी बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले आप इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लें। सबसे टॉप पर लिखेंगे बैलेंस शीट, जिसमें एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी ईयर होगा वो लिखेंगे। यहाँ लायबिलिटीज होगी और यहाँ असेट्स होगी। क्लियर? सबसे पहले निकलेगा आपका कैपिटल। कभी भी आप काम करोगे सबसे पहले आएगी कैपिटल, तो आप यहाँ पर लिखोगे कैपिटल। क्लियर? उसके बाद आएगा एड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने उस साल जितना भी कमाया होगा सब आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जितना भी आपने लास्ट ईयर कमाया होगा, अगर आप बैलेंस शीट 19-20 की बनाए तो 19-20 तक आपने जितना कमाया होगा वो सब आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर? अगर आपने कोई ड्राइंग की है, मतलब कुछ अपने पर्सनल नेचर के लिए कुछ पैसा विड्रॉ किया है, अगर कुछ आपने अपने पर्सनल नेचर के लिए कोई पैसा निकाला है तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? और फिर आएगा लेस पर्सनल, लेस हो जाएगा पर्सनल नेट इनकम, मतलब अगर आपने कुछ और निकाला इसे हटा दो,
ये ड्राइंग में ही कवर हो जाते हैं। और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं लेस, क्या लिख दो लेस नेट लॉस, इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आएगा कैपिटल, फिर आएगा एड प्रॉफिट, फिर आएगा लेस ड्राइंग, और फिर आ जाएगा आपका नेट लॉस। क्लियर? इससे निकलती है कैपिटल। एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, एडिशनल कैपिटल। तुमने अगर बीच में कोई पैसा लगाया, आप काम करते गए लेकिन 6 महीने बाद लगा यार मुझे कंपनी में और पैसा लगाने की आवश्यकता है, तो उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? एडिशनल कैपिटल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एड एडिशनल कैपिटल, बट वो कम लगती है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस नेट लॉस। क्लियर? जो भी निकल के आएगी उसे हम कहते हैं कैपिटल। इसके बाद आती है लोन लाइबिलिटीज। अगर तुमने कोई लोन ले रखा है, लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन। अगर तुम बैंक से कोई लोन लेकर आ रहे हो उसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, क्योंकि बैंक आपको बिना डॉक्यूमेंट के कोई लोन नहीं देती। बैंक आपको बिना डॉक्यूमेंट के कोई भी लोन नहीं देती है। तो आप बैंक से जो भी लोन लेके आओगे सब सिक्योर्ड नेचर का होता है। सिक्योर्ड का नेचर का मतलब होता है सिक्योर्ड लोन का, अगर तुम लोन लेते वक्त कोई डॉक्यूमेंट देते हो तो वो सिक्योर्ड लोन होता है। और अगर तुम लोन किसी अपने यार दोस्तों से लोन लेते हो जिसपे आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, उसे अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो, आप अगर मुझे आपसे लोन लेना है, अगर आपसे लोन लेना है, आप मुझे जानते तो आपको कहा होगा सर आप ये लोन ले लें हमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर है? अनसिक्योर्ड लोन में हो सकता है आप मुझसे इंटरेस्ट लो, हो सकता है मुझसे आप इंटरेस्ट ना लो, लेकिन जब आप सिक्योर्ड लोन लेके आओगे तो उसमें आपको हर महीने अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या अपनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। क्लियर है? इसके बाद आती है करंट लाइबिलिटीज। अगर शॉर्ट में बोलूं तो करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट आपको विद इन ईयर में करनी होती है, उसे बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज। अगर जिसकी पेमेंट तुम 1 साल के अंदर अंदर कर दोगे वो तुम्हारी करंट लाइबिलिटीज कहलाएगी। क्लियर? अगर तुम किसी की पेमेंट करते हो 1 साल के अंदर अंदर तो वो करंट लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आएगी, जिसमें सबसे पहले आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जिसकी हम पेमेंट मैक्सिमम केस में 1 साल तक करते रहते हैं। दूसरे होते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। आपने मुझे एडवांस दे दिया, आप मेरे डेप्टर से आपने मुझे एडवांस दे दिया तो मेरी लाइबिलिटीज बन गई ना, लेकिन मेरे पास माल आया मैंने आपको दे दिया तो लाइबिलिटीज खत्म हो गई। ठीक है? ये भी एक ऐसी लाइबिलिटीज होती है जो 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और लास्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिसका मैंने बेनिफिट ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं करी। आप लोग मेरे यहाँ जॉब करते हो, 31 मार्च को मैंने आपको तनख्वाह ना देकर आपको 1 अप्रैल को तनख्वाह दी, तो मेरे उस साल के लिए तो खर्चा है ना, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आउटस्टैंडिंग। और इसकी पेमेंट हम अगले साल कर देते हैं। क्लियर है? तो आउटस्टैंडिंग ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट हम ले लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते, वो हमारा आउटस्टैंडिंग कहलाता है। इसके बाद असेट्स की बात करें तो फिर आती है फिक्स असेट। फिक्स असेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जिसका मेन पर्पस सेल करना नहीं होता, बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया जाता है, उसे हम फिक्स असेट्स कहते हैं। फिक्स असेट्स में सबसे पहले आएगा फर्नीचर एंड फिक्सचर। जो भी फिक्स असेट होगी उसका नाम आएगा, और बिल्डिंग और लेस डेप्रिसिएशन। आपको पता है फिक्स असेट्स की 1 साल बाद कुछ परसेंट वैल्यू कम हो जाती है, जो कुछ परसेंट वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आज मैं जिस लैपटॉप पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या 1 साल बाद उसकी कीमत वही रहेगी? नहीं सर, कुछ परसेंट कम होगी। तो जितने परसेंट कम होगी उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो याद रखना, अगर आपकी कंपनी में कोई फिक्स असेट्स है तो उसकी 31 मार्च को जरूर एक एंट्री पास करना डेप्रिसिएशन की। अगर आप कंपनी लॉ के हिसाब से काम करते हैं तो कंपनी लॉ के हिसाब से, और अगर आप एक नॉर्मल प्रोप्राइटर हो तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। क्लियर? इसके बाद इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट तो जानते होगे ना, इन्वेस्टमेंट अगर तुमने अपना पैसा कहीं लगा रखा है तो वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इसके बाद आती है करंट असेट्स। करंट असेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो कभी एक समान नहीं रहती, जो साल बाय साल घटती रहती है। आज कुछ है कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी, तो उसे बोलते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो कभी एक समान नहीं रहती। जैसे मेरा कैश कभी एक समान नहीं रहेगा, अभी कुछ है 1 घंटे बाद कुछ और होगा। मेरा बैंक अकाउंट अभी कुछ है थोड़ी देर बाद कुछ और होगा। मेरे सन्ड्री डेब्टर्स अभी कुछ और है तो थोड़ी देर बाद कुछ और होंगे। मेरा स्टॉक इन हैंड अभी कुछ और है थोड़ी देर बाद कुछ और होगा। और अदर असेट्स, जैसे अदर असेट्स के अंदर बात करें एडवांस
फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है, एडवांस टैक्स की बात कर ले, पे टू टीडीएस की बात कर ले, बिल्स रिसीवेबल्स की बात कर ले, और या फिर प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर ले। ये सभी करंट असेट्स की कैटेगरी में लाई जाती हैं। यही सब करंट असेट्स की कैटेगरी में लाई जाती है। इससे आपकी जो बनती है वो होती है बैलेंस शीट। इससे जो भी आपका बनता है वो क्या कहलाता है? बैलेंस शीट कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? जब इतना क्लियर हो गया तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बहुत से लोग पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो आप कहोगे सर बैलेंस शीट हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमने इस साल कितना काम करा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने लोगों को देने और कितने लोगों को लेने। कोई पूछे बैलेंस शीट में कितनी साइड होती हैं, तो आप कहोगे सर दो साइडें होती हैं। सबसे पहली एक लाइबिलिटीज होती है जिसमें हमें पैसा देना होता है, एक असेट्स होती है जिसमें हमें पैसा लेना होता है। कोई कहे बताओ लाइबिलिटीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो कैपिटल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। कोई कहे इनकी सब डिटेल बताओ, तो लॉन्ग टर्म में सिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन। करंट लाइबिलिटीज में सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कोई कहे असेट बताओ, तो कहोगे सर असेट बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स असेट। ठीक है, तो आप बोलोगे सर फिक्स एसेट बेसिकली दो तरह की होती है। फिक्स एसेट्स आपकी बेसिकली दो तरह की होती है, एक आपकी लॉन्ग टर्म होती है और दूसरी आपकी शॉर्ट टर्म होती है। अगर लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स की बात करें जिनका मेन पर्पस सेल करना नहीं होता, और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो जिनका मेन पर्पस सेल करना होता है या जो कभी एक समान नहीं रहती। सर अगर कोई फिक्स एसेट्स होगी तो उसको हम 31/5 को एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसमें फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे और फिक्स एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। सर करंट एसेट्स में हम बोले तो कैश इन हैंड आएगा, बैंक आएगा, सन्डी डेप्टर्स आएंगे, स्टॉक आएगा, और अदर एसेट्स को हम किसके अंदर कवर करेंगे? अपनी बैलेंस शीट के अंदर कवर करेंगे। कोई कहे कि बताओ 7 तरह की करंट एसेट्स के नाम बताओ, तो आप पहला बोल देंगे कैश, दूसरा बोल देंगे बैंक, तीसरा स्टॉक, चौथा आप बोल देंगे सन्डी डेप्टर, पांचवा बिल रिसीवेबल बोल देना, छठा प्रीपेड और सातवां टीडीएस, ठीक है, पे टू गवर्नमेंट, और आठवां करना तो एडवांस टैक्स का नाम ले लेना। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस शीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? इसमें और भी चीजें आएंगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन और ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो सेल और माइनस परचेज के बीच का प्रॉफिट होता है, उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन सर नेट प्रॉफिट वो होता है जो हमारे सारे खर्चे घटाने के बाद निकलता है, उसे बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट्स में आता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बारीकी क्लियर करना है। सर डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो किसी माल की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो माल की कॉस्ट को नहीं बढ़ाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक व्यापारी खाता होता है, पीएनएल अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताती है कि खर्चा कितना, इनकम कितना है। क्लियर है? तो ये पूरा एक बैलेंस शीट का ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया। थ्योरी स्ट्रांग तो प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग, और अगर थ्योरी वीक तो प्रैक्टिकल आपके वीक हो जाएंगे। क्योंकि अब आने वाली जितनी भी क्लास होंगी उसमें हम बैलेंस शीट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से बनानी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और मार्केट में कितने % प्रॉफिट दिखाना है। अगर मैं प्रोप्राइटर हूं तो कितना दिखाऊं, अगर मैं फर्म हूं तो मैं कितना प्रॉफिट दिखाऊं, मेरा कितना अच्छा प्रॉफिट अच्छा रहता है, कितने पर टैक्स सही जाएगा। इन सभी बातों को अपनी प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।